हेलो एवरीवन, मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रेफ्रिजरेंट एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। जीटीयू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर हमारे लिए ये बेसिक फंडा है। आप लोगों को पता होगा कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम मेंटेन करने के लिए या उसके मेंटेनेंस पर्पस के लिए आईटीआई फील्ड के अंदर एक स्पेशल कोर्स किया जाता है कि जिसके अंदर हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को किस तरह से मेंटेन करना है, क्या क्या कंपोनेंट है और किस तरह से हमारी ये साइकिल काम करती है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसका बेसिक फंडा, उसका ओवरव्यू हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले। इस चैप्टर में से एटलीस्ट 7 to 10 मार्क्स का फंडा आप लोगों को पूछा जाएगा। मैक्सिमम चांसेस ये है कि इस चैप्टर में से आप लोगों को 7 मार्क्स की थियरी और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में कोई भी एक एग्जाम्पल आया जा सकता है। एग्जाम्पल का जो मेन बेस होगा वो होगा हमारी इस थियरी के बेस ऊपर डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के रेफ्रिजरेंट को किस तरह से डिजाइन किया जाता है या रेफ्रिजरेंट टेक्निकली और मैकेनिकल की भाषा में किस तरह से बताया जाता है। बेसिक फंडा के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगा कि रेफ्रिजरेंट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और रेफ्रिजरेंट को किस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अभी रेफ्रिजरेंट क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन बोलो तो आप सिर्फ कितना लिख सकते हो एक सिंपल वर्ड के अंदर, दैट अ सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी। हमारे लिए रेफ्रिजरेशन या तो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग का फंडा क्या होता है। रेफ्रिजरेटर का हम लोग यूज करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं रूम को ठंडा करने के लिए। इन शॉर्ट वी आर यूजिंग दिस अप्लायंसेस फॉर द कूलिंग पर्पस। हम लोग जो भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे कूलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर का सबसे मेन सब्सटेंस है, सबसे मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर आप लोगों को कूलिंग इफेक्ट मिलती है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज करके आप लोगों को कूलिंग इफेक्ट मिलती है। वो जो कूलिंग इफेक्ट मिल रही है, वो जो सब्सटेंस है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एसी तो रूम की एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है और एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करेगा। रेफ्रिजरेटर जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करेगा, वो सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द रेफ्रिजरेंट। मींस यू कैन से दैट इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सोर्स। अभी सोर्स मतलब ऐसी जगह के जहां पर आप लोगों को टेम्परेचर कम चाहिए विद कंपेयर टू योर सिंक एंड विल डिसिपेट और रिजेक्ट टू द सिंक, ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर आप लोगों का हाई हो। तो इस सब्सटेंस को बोला जाता है रेफ्रिजरेंट। बेसिक डेफिनेशन है, 110% इस डेफिनेशन के आने के चांसेस है। 3 मार्क्स में आप लोगों को रेफ्रिजरेंट का डिफाइन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है रेफ्रिजरेंट के, तो बेसिकली 2 टाइप के क्लासिफाई होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब ऐसे रेफ्रिजरेंट जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस में या कूलिंग प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। मतलब कि आप हमारे फ्रिज की बात करो, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करो, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो एक ही रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। और ये जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज करें डायरेक्टली टेक पार्ट इनटू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो फ्रिज के अंदर हम लोग यूज करेंगे वो रेफ्रिजरेंट आप लोगों का प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहा जाएगा। सामने सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो फर्स्ट देयर विल बी 2 रेफ्रिजरेंट्स इनटू द सिस्टम। जो रेफ्रिजरेंट होगा वो पहले कूल होगा आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से, और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हीट एनर्जी क्या बोलते हैं रिजेक्ट करने के बाद में जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होगा वो आप लोगों की कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो दैट रेफ्रिजरेंट इज नोन एज द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अभी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट तो क्या है कि आप लोगों के लेटेस्ट जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसी के अंदर आप लोगों को यूज करना है। लेकिन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो मेनली यूज होते हैं हमारे लिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सिस्टम के अंदर। जी। हेलोकार्बन्स रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग देखते हैं, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। तो हेलोकार्बन मतलब देखो, हेलोकार्बन एक ग्रुप है, रेफ्रिजरेंट्स का ग्रुप है। अभी इस तरह से आप लोगों को नंबर ऑफ ग्रुप्स में समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हेलोकार्बन की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसके अंदर 4 सब्सटेंस हमारे पास में मिलेंगे, 4 एलिमेंट हम लोगों को मिलेंगे, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, बराबर। ये 4 आप लोगों के लिए मेनली कंपोनेंट होते हैं। मतलब इट विल कंटेन 1 और मोर ऑफ 3 हेलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। इन 3, ये 4 में से कोई भी 3
आप लोगों को आपके रेफ्रिजरेंट के ग्रुप के अंदर या रेफ्रिजरेंट के कंपोजिशन के अंदर मिलेंगे ही, ठीक है। अभी ये हेलोकार्बन्स होते क्या है, तो दीज आर स्टोर्ड कॉमर्शियली, जनरली कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेचे जाते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में जब आप मार्केट में रेफ्रिजरेंट परचेस करने जाओगे तो टेक्निकल भाषा में वो बोला जाता है फ्रीऑन, जेनेट्रॉन, स्ट्रॉन एक्सेट्रा। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जनरली क्या होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जब एसी के अंदर कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रही है तो आप लोगों ने नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में ये सुना होगा गैस उड़ी गयो या गैस खत्म हो गया, रेफ्रिजरेंट के अंदर से गैस खत्म हो गया। दैट गैस मीन्स व्हाट? दैट गैस मीन्स रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया। टेक्निकल भाषा में, हमारे मैकेनिकल की भाषा में रेफ्रिजरेंट आपका आपके सिस्टम में से निकल चुका है, लीकेज की वजह से होगा या किसी और रीजन से खत्म हो सकता है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो नया रेफ्रिजरेंट हमारे सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं और फिर उसी रेफ्रिजरेंट की वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलती है। हेलोकार्बन ऐसा रेफ्रिजरेंट का ग्रुप है जिसको मैक्सिमम यूज किया जाता है, चाहे फिर वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो। जनरली वैसे इसीलिए यूज किया जाता है। It has or have wide range of boiling point at 1 atmospheric pressure. इसका बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हाई है, मतलब बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। The presence of fluorine makes it non-toxic and has desirable physical property. ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हेलोकार्बन क्यों अच्छा है। तो फ्लोरीन अगर आप लोगों के रेफ्रिजरेंट के ग्रुप के अंदर है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो आपका रेफ्रिजरेंट नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। जनरली रेफ्रिजरेंट नॉन टॉक्सिक ही होते हैं और नॉन टॉक्सिक रखना पड़ता है, क्यों कि अगर हमारे सिस्टम में से रेफ्रिजरेंट का लीकेज होगा तो वो ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में ही होगा, और गैसियस फॉर्म में हुआ और अगर टॉक्सिक निकला तो जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो हमारी सांस के अंदर जाएगा और हमारी जान जाने के चांसेस है। इसीलिए फ्लोरीन का यूज किया जाता है और फ्लोरीन की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नॉन टॉक्सिक एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी विल बिकम गुड, डिजायरेबल, मतलब कि ऐसी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि आगे आने वाली टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज भी इसकी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी समझनी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिजायरेबल है, जो रिक्वायर्ड है, जो होनी चाहिए, वो हेलोकार्बन्स की आपको मिलती है बिकॉज ऑफ द फ्लोरीन। अगर लीकेज हो रहा है, हेलोकार्बन का आप यूज कर रहे हो एज अ रेफ्रिजरेंट और अगर वो सिस्टम में से लीक हो रहा है तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हो बिकॉज ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द सॉप सॉल्यूशन। सॉप यानी साबुन का सॉल्यूशन जनरेट करो, उसकी हेल्प से आप लोग लीकेज कहाँ पर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। हैलाइड टॉर्च, इसका भी यूज करके आप लोग लीकेज फाइंड आउट कर सकते हो एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर का यूज करके भी आप लोग, मैं नाम चेंज कर दूँ, मुझे अगर पढ़ने में गलती हुई तो समझने में भी हो सकती है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स के भी थ्रू हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर अगर रेफ्रिजरेंट का लीकेज है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर देयर, थोड़े एग्जांपल्स हैं R11, 12, 13, 14, 21, 22, 100, 113, 123, 134 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरली हमारे घर पे जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसके अंदर हम लोग जो रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, दैट रेफ्रिजरेंट इज दिस R134A जनरल मैक्सिमम। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करो कि आपके जो रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन है वो कहीं पर 2 नंबर में 2 डिजिट में और कहीं पर 3 डिजिट में, इन दोनों का एक मतलब होता है। अगर आपके पास में 2 डिजिट के रेफ्रिजरेंट है, 2 डिजिट के नंबर वाला रेफ्रिजरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट नंबर वाला रेफ्रिजरेंट मीथेन ग्रुप का है। और अगर आपके पास में 3 डिजिट वाले नंबर का 3 डिजिट वाले रेफ्रिजरेंट है तो वो मान लो वो आप लोगों के लिए एथेन ग्रुप का है। मतलब रेफ्रिजरेंट आप लोगों के लिए 2 ग्रुप में मेनली क्लासिफाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोमेनक्लेचर। इसको नोमेनक्लेचर बोला जाता है। रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर होता है R से, R स्टैंड्स फॉर रेफ्रिजरेंट and this both number or this 3 number will give you the group। अगर 2 है तो मीथेन ग्रुप और अगर 3 है तो एथेन ग्रुप। ये आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका रेफ्रिजरेंट कौन से ग्रुप का है, क्योंकि उसी के बेस पर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों के केमिकल नाम दिया होगा और उसके बेस पर
आप लोगों को इस तरह से रेफ्रिजरेंट का नंबर फाइंड आउट करना है और उसका केमिकल फॉर्मूला पता करना है। अगर आपको यही पता नहीं है कि आपका रेफ्रिजरेंट कौन से ग्रुप का है, ठीक है, तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर सही है कि गलत। मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। तो ये हेलो कार्बन हो गया। नेक्स्ट एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, दूसरा क्लासिफिकेशन प्राइमरी के अंदर, तो इट विल कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर एक से ज्यादा रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होगा और इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि मतलब कि ये रेफ्रिजरेंट इस तरह से मिक्सअप किया जाता है कि कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर पर आप आपके रेफ्रिजरेंट को यूज करो, लेकिन ये जो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स हम लोगों ने मिक्स किए वो सेपरेट नहीं होंगे। मतलब आप लोगों का जो ग्रुप बन चुका है वो ग्रुप आपका फिक्स रहेगा, कोई भी टेम्परेचर की कंडीशन या कोई भी प्रेशर की कंडीशन मिल जाए फिर भी, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। और इसका एग्जांपल है R500, 502, 503 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, ये पहले बहुत 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 पहले मतलब एटलीस्ट 30-40 इयर्स पहले जब नए नए रेफ्रिजरेटर या एसी मार्केट में आए थे उस समय, जिसको आप लोग ट्रेडिशनल बोल सकते हो, उस समय इंट्रोड्यूस किए गए थे जब हेलो कार्बन ग्रुप नहीं था। ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का यूज तब होता था जब हेलो कार्बन ग्रुप हमारे पास में नहीं था। हेलो कार्बन ग्रुप के आने के बाद में इनऑर्गेनिक का जो यूज है वो कम हो गया, लेकिन हाँ अभी भी कोई बड़ा पर्पस हो, कोई क्या बोलते हैं बड़ी डिजाइन अगर हो, बड़े पर्पस के लिए अगर आप लोग डिजाइन कर रहे हो एसी का या रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तब इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के जो एग्जांपल है वो है लाइक R717, जैसे कि इसको बोलते हैं एमोनिया। एमोनिया तो आप लोगों ने सुना है, एमोनिया मतलब NH3, जिसका केमिकल कंपोजिशन है NH3, ठीक है, ये हमारे लिए रेफ्रिजरेंट है और इसका हम लोग यूज करते हैं आइस प्लांट के अंदर। आइस प्लांट मतलब जहां पर आइस का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वो प्लांट मतलब कि आइस प्लांट। तो ऐसे एग्जांपल है R118, R729, R764 एक्सेट्रा, ठीक है। द लास्ट ग्रुप इज हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हाइड्रोकार्बन द टर्मिनोलॉजी से एवरीथिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इटसेल्फ, ऐसे रेफ्रिजरेंट का ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपोजिशन आपको मिलेगा, जैसे कि मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे रेफ्रिजरेंट इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होगी वो काफी अच्छी होगी, लेकिन ये हाईली फ्लेमेबल है और हाईली एक्सप्लोसिव है। सेकंड थिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके जो होते हैं वो रेफ्रिजरेंट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि R170 जो कि है आपके लिए इथेन, R290 जो है आपके लिए प्रोपेन। क्लियर? तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का भी क्लासिफिकेशन हेलो कार्बन, एजियोट्रोप, इनऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। क्लासिफिकेशन 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, इसको छोड़ना मत। Now the most IMP topic from this chapter, the designation of the refrigerant, जिसको आप लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हो nomenclature of refrigerant, कि रेफ्रिजरेंट का nomenclature कैसे किया जाता है। मैंने पहले बताया कि रेफ्रिजरेंट आर जनरली डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R के बाद में कोई भी नंबर आप लोगों को आएगा, या तो वो 2 डिजिट में होगा या तो 3 डिजिट में होगा। R से शुरुआत हो रही है मतलब आपके रेफ्रिजरेंट को आप लोग डिजाइन या डेजिग्नेट कर रहे हो। अभी 2 डिजिट या 3 डिजिट में आपका रेफ्रिजरेंट हो सकता है, मैंने पहले बोला 2 डिजिट में आपका नंबर आ रहा है रेफ्रिजरेंट का तो वो मीथेन ग्रुप का है। अगर 3 डिजिट में आपका नंबर आ रहा है रेफ्रिजरेंट का तो वो इथेन ग्रुप का हो सकता है, नहीं होगा ही। 3 डिजिट है तो इथेन ग्रुप, 2 डिजिट है तो मीथेन ग्रुप। ये याद इसीलिए रखना है क्योंकि आपको एग्जांपल में इस तरह से सिर्फ केमिकल नाम दिया होगा। फॉर एग्जांपल दिस डाइफ्लोरोमीथेन। अभी मीथेन आ गया तो इतना आप लोगों को दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि जब आप इसका डेजिग्नेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको फाइनल में जो आंसर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में मिलना चाहिए। सिंगल डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं, 3 डिजिट पॉसिबल है, लेकिन कब? जब यहाँ पर आपके पास में मीथेन की जगह हो इथेन, लेकिन आपके पास में इथेन नहीं, आपके पास में है मीथेन। तो आप लोग मीथेन पकड़ के चलोगे, मीथेन है तो आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो 2 डिजिट का हो जाएगा। क्लियर? अभी केमिकल फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है। केमिकल फॉर्मूला इज गिवन बाय CmHnClBFq। आप लोगों को नाम दे दिए
इस नाम के बेस पर आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बनाना है, और केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए जो वैल्यू हमारे पास में वो है CnHnClPfQ। मतलब C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन और F मतलब फ्लोरीन। N Cn, M मतलब क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, Hn, N मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, Clp, P मतलब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, एंड Fq, Q मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। अभी आप लोगों को ये केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले N P Q ये चार वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये चार वैल्यू आपके पास में नहीं है तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक और इक्वेशन हमारे पास में है। दैट इक्वेशन इज N plus P plus Q is equal to 2M plus 2। N plus P plus Q is equal to 2M plus 2। N मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, P मतलब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, Q मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स will be equal to 2M, M मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2। आपके पास में जब तक ये चार वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप ये केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। दूसरी एक और चीज, इन्हीं चार वैल्यू के बेस पर हम हमारे रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेजिग्नेटेड नंबर R, और उसका फॉर्मूला है R(m-1 n+1 Q। मतलब आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा उसके अंदर m मतलब के कार्बन के एटम का नंबर आएगा, n+1 n मतलब के हाइड्रोजन के एटम का नंबर आएगा, एंड Q मतलब के फ्लोरीन उसके एटम का नंबर आएगा। क्लोरीन के एटम के नंबर की जरूरत नहीं है। मतलब तीन फॉर्मूला आप लोगों को इसके अंदर याद रखना है। दूसरी एक और चीज, कोई भी रेफ्रिजरेंट की जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल डिजिट जो होता है वो फ्लोरीन एटम बताता है। उसके नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो आप लोगों के लिए हाइड्रोजन एटम होगा +1 के रिस्पेक्ट। लेकिन हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने की मेथड, हाइड्रोजन एटम आप किस तरह से डिफाइन करोगे, मतलब n की वैल्यू आप लोगों को किस तरह से लेनी है, उसकी एक मेथड है। तो वो मेथड को हम लोग समझते हैं। लेट्स से आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है, डाइक्लोरोमीथेन। आप लोगों का एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि डाइक्लोरोमीथेन इसका आप लोगों को रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन करना है तो कैसे करोगे। तो डाइफ्लोरोमीथेन ये आपको पता चला है। सबसे पहले मीथेन आ गया तो हमारे लिए क्लियर है, मीथेन है कि हमारे लिए 2 डिजिट का रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। सबसे पहले ये क्लियर कर लिया। नाउ डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, और टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटो का मतलब होता है 5, और हेक्सा का मतलब होता है 6। इससे ज्यादा आप लोगों की वैल्यू नहीं जाएगी। अभी डाइक्लोरो, डाई मतलब 2, क्लोरो यानी क्लोरीन, क्लोरीन के 2 एटम। अभी क्लोरीन मतलब किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो P मतलब P की वैल्यू आपको दे दी गई है 2। फिर है डाइफ्लोरो, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, डाई मतलब 2, फ्लोरीन मतलब आपके पास में Q है, मतलब आपको Q की वैल्यू दी गई है 2। अभी हाइड्रोजन एटम किस तरह से फाइंड आउट करता है, हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मीथेन ने जो भी ग्रुप दिया है उसके हाइड्रोजन एटम की वैल्यू लेंगे। अभी जैसे मीथेन है, मीथेन मतलब CH4, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में 4 एटम होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम है मतलब डायरेक्ट आप n कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 की वैल्यू होगी, 4 एटम तो आएंगे। नेक्स्ट क्लोरीन के 2 एटम है, फ्लोरीन के भी 2 एटम है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट n इज इक्वल टू p प्लस q माइनस h। मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू p प्लस q माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप लोगों को नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स n आप लोगों को मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी, तभी आप लोगों को आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा लास्ट में आंसर में मैं आपको बताऊंगा। अभी n मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इज इक्वल टू p, p मतलब आप लोगों के लिए क्लोरीन एटम की वैल्यू दैट इज 2, q मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम मतलब कि 2 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन मतलब 4 एटम दिए हुए 2 प्लस 2 माइनस 4, 2
2 + 2 - 4 मतलब 4 - 4 मतलब कि n = 0 हो गया। तो आपके पास में n, p और q ये तीनों की वैल्यू आ गई। आपके पास में क्लोरीन है, आपके पास में फ्लोरीन है, आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट कर लिया। इस इक्वेशन में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आप लोगों को कार्बन एटम मिल जाएगा, जो कि हमारे केमिकल इक्वेशन के लिए और हमारे आर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे n + p + q = 2m + 2। n 0 मिला आपको, p की वैल्यू डाइक्लोरोफ्लोरीन के 2 एटम दिए हुए हैं, q की वैल्यू डाइफ्लोरोफ्लोरीन के 2 एटम दिए आपको, = 2m + 2। आपको n फाइंड आउट करना है। सिंपलीफाई करो, 2 + 2 = 4, ये 2 यहां पर आएगा, 4 - 2 2, तो 2 = 2m हो गया। 2 2 विल बी कैंसल आउट, योर n = 1। तो आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल गए। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझो। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, तो n फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे इक्वेशन के लिए n काफी इंपॉर्टेंट है। उस n के बेस पर हम लोगों ने n फाइंड आउट किया। आपके पास में ये चारों एटम की वैल्यू आ गई। जब ये चारों एटम की वैल्यू आ गई तब क्या करोगे, केमिकल फार्मूला बना सकते हो। तो केमिकल फार्मूला बनाते हैं। क्या है केमिकल फार्मूला, CmHnClPFq। Cm n मतलब 1 तो कार्बन आ गया, Hn n मतलब 0 तो हाइड्रोजन 0 तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, मतलब खाली कार्बन रहेगा। Clp p मतलब 2, Cl2 दो क्लोरीन के आइटम आ गए। Fq q मतलब फ्लोरीन के 2 आइटम, मतलब के F2 तो F2 आ गया। मतलब हमारा केमिकल फॉर्मूलेशन क्या बना, CCl2F2 बन गया, CCl2F2 बन गया। अब R से डेजिग्नेट करते हैं। R के लिए डेजिग्नेशन के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, R m - 1 n + 1 into q is equal to m - 1, m मतलब 1 है, 1 - 1 will be 0, कोई मतलब नहीं है इसका। n + 1, n आपका 0 है, मतलब 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा, R 1 आ गया। q मतलब फ्लोरीन के आइटम 2, वो 2 है, तो R12 आ गया। अब यहाँ पर टैली करो, कौन सा ग्रुप था, मीथेन ग्रुप था। मीथेन ग्रुप के लिए कितने डिजिट होते हैं, तो 2 डिजिट होते हैं, आ गया आपका 2 डिजिट। क्लियर। अगर आप लोगों के पास में जैसे मान लो यहाँ पर डाइक्लोरो की जगह मोनोक्लोरो होता, मोनोक्लोरो मतलब सिंगल, तो आपके क्लोरीन के आइटम हो जाते हैं 1, मतलब P आपका हो जाता है, समझ में आ रहा है, P आपका 1 हो जाता है। P1 हो जाता तो आप लोगों को n की कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता। कितना आएगा, माइनस नहीं होगा, कभी भी n, खाली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कभी भी वो माइनस होगा नहीं। क्लियर। ये है आप लोगों का डाई एंड दिस विल बी योर। क्लियर। तो ये एग्जांपल 3 मार्क्स के लिए है, आप लोगों को 110% पूछा ही जाएगा, इसके बारे में होना इम्पॉसिबल है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस थियरी में समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।